YouTube channel Geography with Gudara sir. In this video, we are going to talk about the chapter The World Population of class 12th, and book is The Fundamental of Human Geography. Fundamental of Human Geography. This is book first. We have two books. One is Fundamental of Human Geography and other is India People and Economy class 12th. So we are going to discuss the first book of class 12th arts, that is Fundamental of Human Geography, and chapter number 2, which is the world population. We know that people are real wealth for a country. कोई भी कंट्री है वो अपने लोगों से जानी जाती है. कोई भी कंट्री है वो अपने लोगों से इसलिए जानी जाती है क्योंकि लोग उसके लिए रिसोर्सेज हैं और वो उस कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और उस कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं. कोई भी कंट्री अपने लोगों से ही जानी जाती है. और हम पॉपुलेशन में क्या स्टडी करते हैं? व्हाट वी स्टडी इन पॉपुलेशन? वी स्टडी अबाउट नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, वेयर दे आर लिविंग, वेदर दे आर लिविंग इन सिटीज़ और विलेज. वो कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, क्या वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वेदर दे आर एबल टू रीड और राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दे आर इन्वॉल्व इन. किस तरह की एक्टिविटी में है वो? प्राइमरी एक्टिविटी में कर रहे हैं, वो सेकेंडरी कर रहे हैं, वो टर्सरी कर रहे हैं, वो क्वेटरनरी कर रहे हैं. तो किस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, ये सब हम ज्योग्राफी के जो पॉपुलेशन है उसके अंदर स्टडी करते हैं. अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 21st सेंचुरी के बिगनिंग में हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी 6 बिलियन, एंड टुडे इट इज़ नियर अबाउट 8 बिलियन पॉपुलेशन. लेकिन आज की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है? 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है. तो जीबी क्रेसी कहते हैं एशिया हैव मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी. तो जीबी क्रेसी ने कहा कि एशिया के अंदर बहुत कम जगह के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा जगह में बहुत कम लोग रहते हैं. ये सेम हम वर्ल्ड के लिए भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा जो लोग रहते हैं. और R.W. एमरसन है, वो कहते हैं कि गोल्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि गोल्ड किसी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हु आर इम्पोर्टेंट? मैन एंड वुमेन. मैन एंड वुमेन किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उस कंट्री के ऑनर को रखते हैं, वो उस कंट्री के पिलर्स हैं, वो उस कंट्री को स्काई तक लेके जा सकते हैं. ऐसी कंट्री को कौन बनाता है? मैन एंड वुमेन. कंट्री सिर्फ गोल्ड से नहीं जानी जाती है, वो अपने लोगों से जानी जाती है. आज हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम उस कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं. तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. देखिए, हम किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी की को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट इज़ डेमोग्राफी? व्हाट इज़ डेमोग्राफी? इट इज़ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है. तो अगर हमें किसी एरिया की डेमोग्राफी, किसी एरिया की पॉपुलेशन को समझना है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट कहता है कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 10% एरिया में रहती है, एंड वाइस वर्सा. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 90% पॉपुलेशन 10% एरिया में रहती है, तो रिमेनिंग 10% पॉपुलेशन 90% एरिया में रहती है, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन बहुत कम एरिया में रहती है, और उसके बाद बहुत कम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एरिया में रहती है. उसके बाद कहते हैं कि वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज़ में रहती है, यानी कि वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहती है, और ये 10 कंट्रीज़ में 6 एशिया के अंदर लोकेटेड है. यानी कि वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन 10 कंट्रीज़ में रहती है, इन 10 कंट्रीज़ में 6 कहाँ हैं? एशिया में. यानी कि एशिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है. एशिया में कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया है, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया. ये 6 कंट्रीज़ है जो एशिया के अंदर पड़ती है. कंट्रीज़ कौन सी है जिसमें चाइना आ जाती है 10 कंट्रीज़ में, इंडिया आ जाती है, श्रीलंका आ जाती है, इंडोनेशिया आ जाती है, ब्राज़ील आ जाती है, पाकिस्तान आ जाती है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको. तो आप इनमें से जो 6 कंट्रीज़ हैं उनको आप देख सकते हो एशिया के अंदर कौन सी है. ये पाकिस्तान हो गई, उसके बाद
इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना। ये 6 कंट्रीज हैं जो कहाँ पर है, एशिया के अंदर है। देन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी एरिया और उसकी पॉपुलेशन के बीच में रिलेशंस को शो करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल है और साइज ऑफ लैंड कितना है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड के बीच में मेजरमेंट होता है। इसको मेजर किया जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब कुछ जो है वो हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी रहती है, इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अब 200 किलोमीटर से ज़्यादा पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा कौन सा एरिया है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए आ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आ जाता है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया आ जाता है, यहाँ पर 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा लोग रहते हैं। बिटवीन 50 to 11 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का जो वेस्ट चाइना है, साउदर्न ईस्ट इंडिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, यानी कि बहुत जगह रहते होंगे, लेकिन इसमें से कुछ एग्जांपल हमारे यहाँ पे लिया गया। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बुक के अंदर ये नहीं है ये पोर्शन, बट इट इज़ फॉर एक्सेस राइटिंग। लो डेंसिटी के अंदर वो एरिया जहाँ पर 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम लोग रहते हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स आ जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट आ जाते हैं, हाई रेनफॉल एरियाज नियर इक्वेटर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। देन इज रीजन विद डेंसिटी ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, हाउ मेनी पीपल एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट एरिया। एशिया के अंदर 146 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और 59.5% पर्सन पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की रहती है। अफ्रीका के अंदर जो डेंसिटी है वो 43 है, 16.9 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 43% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है और 16.9% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। यूरोप का 34%, यूरोप के अंदर 34 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है और 9.7% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। लैटिन अमेरिका, इट मीन्स साउथ अमेरिका के अंदर 32 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं और 8.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 20%, जिसके अंदर कनाडा आ जाता है, यूएसए आ जाता है और मैक्सिको आ जाता है, ये आता है, इसमें 20% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं और 4.8% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। और ओशेनिया जो हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया, ये कंट्रीज आ जाती है इसके अंदर, इसको ओशेनिया कहा जाता है। यहाँ पर 5% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ा एरिया, बहुत कम लोग रहते हैं। वर्ल्ड की 0.5% पीपल रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे देयर आर 3 फैक्टर्स, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वन इज जोग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड वन इज इकोनॉमिक फैक्टर एंड थर्ड वन इज सोशियो कल्चरल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर में हमारे यहाँ पे फिर आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ वाटर, देन इज लैंड फॉर्म्स, आफ्टर दैट इज क्लाइमेट एंड लास्ट वन इज सॉइल। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम मिनरल्स की बात करते हैं, हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम जोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर डिस्कस करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी, देखिए जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर हमारी बेसिक नीड है। हमें हर चीज़ के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन, फॉर नेविगेशन, फॉर इंडस्ट्रीज, वाटर जो है वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो रिवर बेसिन्स या रिवर वैलीज जो हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है। हमारी जो अर्ली सिविलाइजेशंस हैं वो भी वाटर के पास या रिवर वैलीज के पास डेवलप हुई थी, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर वाटर कम अवेलेबल होगा वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। उसके बाद है लैंड फॉर्म्स। देखिए प्लेन एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं या जेंटल स्लोप एरियाज़ हैं, जहाँ पर बहुत लिमिटेड स्लोपी एरियाज़ होते हैं, कम माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बहुत कम देखने को मिलती है।
इसीलिए इंडिया जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है, हिमालय रीजन में बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि हम जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं, जो हम माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद आता है क्लाइमेट। तो कैसा क्लाइमेट चाहिए? बहुत जो सूदिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो हमें चाहिए होती है। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहना पसंद नहीं करते। कोई भी पर्सन एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हॉट एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहाँ पे लोग कम प्रेफर करते हैं। जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो आपको हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, हैवी रेनफॉल, इक्वेटर या पोलर रीजन्स में आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मेडिटेरेनियन रीजन है, जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक हर समय सूदिंग क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है। सोइल, देखिए सोइल कैसी चाहिए हमें? फर्टाइल सोइल चाहिए, एलुवियल सोइल चाहिए, जो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जहाँ पर अनफर्टाइल सोइल होती है वहाँ पर आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। मोर फर्टाइल पॉपुलेशन में ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आता है मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग एरियाज होते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पीपल होते हैं, वो उस तरफ मूव करते हैं। और इससे एरियाज जहाँ पे मिनरल्स रिच होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होती है। जिसमें कतंग जम्बिया कॉपर बेल्ट है अफ्रीका का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। किसकी वजह से? मिनरल्स के होने की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्बनाइजेशन। देखिए अर्बन एरियाज़ हमें बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, गुड बेसिक एमिनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। हम शहरों की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें एजुकेशन मिलता है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, जो रूरल एरियाज़ में हमें लिमिटेड मिलती है। तो रूरल पीपल मूव टूवर्ड्स अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलते हैं। देन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती है। इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटी कैटर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, शॉपकीपर्स हो गए, बैंक एम्प्लॉयज़ हो गए, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारे वहाँ पर उस एरिया में पहुँच जाते हैं। जिससे वो एरियाज़ एक तो पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उनको फैसिलिटी देने वालों को भी अट्रैक्ट करती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इसमें कोबे ओसाका रीजन जापान का जो है वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेवलप्ड जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। देन इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। देखिए सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे। रिलीजन और कल्चर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। रिलीजियस या कल्चरल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ से लोग मूव अवे करते हैं, दूर जाना, चाहे आप पॉलिटिकल टर्मोइल देख लो, सोशल अनरेस्ट देख लो। कुछ ऐसा एरियाज होंगे जहाँ पर आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ मिलेगी, तो वहाँ पर आप कम जाना पसंद करोगे। जहाँ पर ये स्टेबिलिटी मिलेगी इन चीज़ों के अंदर, वहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो लोग जो हैं वो बेटर लिविंग कंडीशंस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स की तरफ जाना पसंद करते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड्स करती है कि आप अगर ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती है, तो लोग ऐसे एरियाज़ में मूव भी करते हैं। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है रिलीजियस एंड कल्चरल जो सेंटर्स होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो लोग वहाँ से मूव अवे करेंगे। अगर स्टेबिलिटी होगी तो लोग वहाँ पे मूव करेंगे, चाहे वो सोशल स्टेबिलिटी हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या पीस एंड सिक्योरिटी हो, या लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, तो लोग वहाँ पे मूव करेंगे। और जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। देन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए पॉपुलेशन की ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? इट मीन्स चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज आना, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में चेंज आना,
ये चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर्स में भी हो सकता है, वो परसेंट में भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी रूप में हो सकता है। ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, ये परसेंट हो सकता है। ये इंडिकेट करता है अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसके पीछे हो सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे कैसा रहा होगा। ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर डिक्रीज हुआ है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सोशल अपलिफ्टमेंट को बताता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है उस एरिया को, ये सब कौन बताती है? पॉपुलेशन ग्रोथ बताती है। तो यहाँ पर हम ग्रोथ 6 टाइप की ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। When the population grow in change in number between 2 point of time, it means 1 lakh population थी, यहाँ से 1 lakh से 2 lakh population हो गई, तो दिस इज इन नंबर। तो जब 2 point of time, यानी कि 2 point of time का मतलब है 1951 to 2011, ये 2 point of time हो गया। इस टाइम के अंदर पॉपुलेशन पहले 1 lakh थी और 2 lakh हो गई है, या 1 करोड़ थी अब 2 करोड़ हो गई, जो भी है। ये जब पॉपुलेशन नंबर्स में चेंज होती है तो इसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन चेंज इन परसेंट, 2 पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1951 में 1.5 से पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, अब 1% से ग्रो कर रही है, तो दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 1.5% से ग्रो कर रही थी, अब 1% से ग्रो कर रही है, तो ये क्या है? दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। बर्थ और डेथ का डिफरेंस, इट मीन्स बर्थ माइनस डेथ के डिफरेंस जो 2 पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि 1951 2011, ये हमारा बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, जिसके बेसिस पे हम, यानी कि बर्थ कितनी थी इस समय में और डेथ कितनी थी, और इस समय में बर्थ और डेथ कितनी है, दिस इज द 2 पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअल ग्रोथ, it means birth minus death plus in migration minus out migration, this is natural, or in migration and out migration it means migration, कि इसका जो टोटल है उसको एक्चुअल बर्थ का, एक्चुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है। पॉजिटिव मीन्स व्हेन बर्थ इज मोर देन डेथ, बर्थ जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम में बर्थ डेथ से ज़्यादा हो तो उसको पॉजिटिव कहेंगे, अगर डेथ ज़्यादा होगी, बर्थ लेस होगी डेथ से, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम में उसको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव बोला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा एक मेथड है निकालने का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे भी जा रहे हैं लगातार। देन इज कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? देखिए, पॉपुलेशन चेंज होने में कौन से कंपोनेंट है? देखिए, यहाँ पे हमने बर्थ की बात की थी, डेथ की बात की थी और माइग्रेशन की बात की थी, जो हम पॉपुलेशन चेंज की बात कर रहे थे। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बर्थ इज मेजर्ड बाय क्रूड बर्थ रेट, दैट इज CBR, जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन पर 1000 पॉपुलेशन की, पर 1000 पॉपुलेशन में नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हैं, 1000 के अंदर कितने बर्थ हुए हैं। बर्थ को फर्टिलिटी रेट से भी एक्सप्रेस किया जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? CBR इक्वल टू BI/P इंटू 1000, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000। डेथ रेट इज मेजर्ड बाय क्रूड डेथ रेट, CDR, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 में कितनी डेथ हुई है उसको मेजर किया जाता है। डेथ को एक्सप्रेस किया जाता है मोर्टेलिटी रेट से। मोर्टेलिटी रेट किसी भी एरिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। यानी कि अगर डेथ ज़्यादा है तो वहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, वहाँ का सोशल एडवांसमेंट कैसा है, उस एरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका लेवल क्या है, ये एक्सप्लेन करता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CDR? D/P इंटू 1000, यानी कि डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि किस एरिया में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं बाहर, इसका जो है वो मेज़र किया जाता है माइग्रेशन से। माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पर उनका ओरिजिन हुआ है और जहाँ पर वो जा रहे हैं, इस मूवमेंट को ही क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। माइग्रेशन एक बैलेंस क्रिएट करता है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में। देखो,
लोग जहाँ से जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। तो ये क्या करेगा, इस एरिया से पॉपुलेशन को रिड्यूस करेगा, यहाँ पर पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के रिसोर्स, यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है तो लोग वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज कम है इसलिए लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से जब लोग जाएंगे तो यहाँ पे रिसोर्सेज लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पर कम रिसोर्स वाले में, ज़्यादा रिसोर्स वाले एरिया में कम लोग हैं, तो वहाँ पे जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो उनके अंदर, तो ये रिसोर्सेज के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने का काम भी करता है माइग्रेशन। माइग्रेशन परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, सीजनल हो सकता है। कुछ लोग परमानेंटली चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय के लिए जाते हैं, और कुछ लोग एक सीजन के लिए जाते हैं फॉर द वर्किंग सीजन, देन कम बैक टू देयर ओरिजिन प्लेस। टेम्परेरी भी ये रहता है कि वो कुछ समय के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने बर्थ प्लेस पे, लेकिन परमानेंटली जो है वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में मूव कर जाते हैं, वापस अपने बर्थ प्लेस पे नहीं आते हैं। जो माइग्रेशन है वो रूरल टू रूरल भी हो सकता है, रूरल टू अर्बन भी हो सकता है, अर्बन टू अर्बन भी हो सकता है, अर्बन टू रूरल, ये इसके स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन है जो हम डिस्कस करते हैं। बट इस लेवल पे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कर रहे होते हैं। माइग्रेशन दो टाइप का होता है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स पीपल आर मूविंग इन टू ए न्यू प्लेस, यानी कि इमिग्रेशन मीन्स किसी पॉपुलेशन को प्लस कर देना, यानी कि जब कोई लोग इंडिया में आ रहे हैं तो वो क्या है, इमिग्रेशन है। अगर लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो दैट इज एमिग्रेशन, इट मीन्स आउट माइग्रेशन, यानी कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वो आउट माइग्रेशन है। दिस इज सपोज दिस इज इंडिया and people if are moving inside then they are immigration, and people if are they are moving outward, ये inward movement है, ये outward movement है, तो ये emigration है। it means minus emigration and plus immigration। there are factors influencing migration। देखिए दो factors है जो migration को influence करते हैं, one is push factor and other is pull factor। push factor वो होता है जो आपको push कर रहा है, आपको धकेल रहा है उस तरफ जाने के लिए, ये हो गया पुश फैक्टर, यानी कि यहाँ से आप जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ये क्या है, पुश फैक्टर, आपको धकेल रहा है कि आप जाओ। और पुल फैक्टर वो है जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ पर आप जा रहे हो, तो ये पुश फैक्टर हो गया जो आपको कह रहा है बाहर निकलो। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप हमारी तरफ मूव करो, हमारी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। तो पुश फैक्टर वो कंडीशंस होती है जो आपको प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव, बहुत कम अट्रैक्टिव, जो आपका जन्म जगह है जहाँ पर बर्थ प्लेस है वो आपको बहुत कम अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल है, अनप्लेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचुरल डिजास्टर है, एपिडेमिक, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, जिसकी वजह से आप यहाँ से बाहर मूव करना चाहते हो। सेकेंड आता है पुल फैक्टर। जो पुल फैक्टर है वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक the place of destination seems more attractive, people move to USA, people move to Australia, people move to UK, people move to Russia। why they are going, because these are very attractive, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, पीस एंड स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पर प्लेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से लोग डेवलप कंट्री की तरफ जाते हैं, तो ये सारी कंडीशंस आपको पुल फैक्टर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? इट इज प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन, यानी कि जो फ्यूचर पॉपुलेशन है किसी एरिया की वो कैसी रहेगी, इसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज डेमोग्राफी? मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी। ट्रांजिशन मीन्स चेंज। व्हाट इज ट्रांजिशन? चेंज, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर होने वाले चेंजेस, यानी कि फ्यूचर में कोई पॉपुलेशन है वो किस तरफ जाएगी। ये क्या बताती है? ये बताती है कि पॉपुलेशन जो है अगर हाई बर्थ है और हाई डेथ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लो बर्थ एंड लो डेथ हो जाएगी। अगर किसी एरिया में हाई बर्थ है और हाई डेथ है तो वो कहाँ पे चेंज हो जाएगी? लो बर्थ एंड लो डेथ। कोई अगर रूरल है
एग्रेरियन है और इलिटरेट है तो वो कहाँ पर चेंज हो जाएगी, अर्बन हो जाएगी, इंडस्ट्रियल हो जाएगी और लिटरेट हो। कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अर्बन एरिया में चला जाएगा। कोई एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंडस्ट्री लगा लेगा या इंडस्ट्री सेटअप कर लेगा। अगर कोई इलिटरेट है तो क्या हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा। ये हो सकता है कि विद इन 10 ईयर्स हो जाए, विद इन 100 ईयर्स हो जाए या विद इन 200 ईयर्स हो जाए। ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन हर एक सोसाइटी एक समय के बाद चेंज होगी ही होगी। देर आर सर्टेन स्टेजेस इन डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। देर आर 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी। देखिए फर्टिलिटी मीन्स बर्थ रेट एंड मोर्टिलिटी रेट मीन्स डेथ। इसका मतलब है बर्थ, इसका मतलब है डेथ। देखिए बर्थ और डेथ दोनों ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ ज़्यादा होगी। डेथ को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, बर्थ ज़्यादा होती है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ना यहाँ पीपल आर इलिटरेट, लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। 200 ईयर्स अगो एवरी कंट्री वॉज इन दिस स्टेज। आज से 200 साल पहले सभी कंट्री इसी स्टेज में थी, फर्स्ट स्टेज में थी। लेकिन आज बहुत सारी कंट्रीज इस स्टेज के अंदर आज भी है। यहाँ जहाँ पर बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना साइंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना किसी तरह का कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बर्थ और डेथ, ना लोगों के अंदर अवेयरनेस है, ना एजुकेशन है, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, रूरल एरियाज में रहते हैं, बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। देन इज सेकेंड स्टेज इन विच वी आर, जहाँ पर हम हैं इंडियंस, इसको कह सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर ही हैं और इस स्टेज के अंदर एंटर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलिटी विल बी हाई बट मोर्टिलिटी विल रिड्यूस विद द पासेज ऑफ टाइम। फर्टिलिटी तो ज़्यादा होगी लेकिन मोर्टिलिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। अब हमारे यहाँ क्या है, बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट पूरी तरह से रिड्यूस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। बाकी सब कुछ है हमारे पास, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन है। धीरे धीरे लोग जो हैं इस स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हम इस स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं, थर्ड स्टेज की तरफ, बट वी आर स्टिल इन सेकेंड स्टेज। तो हम थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं, इस स्टेज से हम निकल चुके हैं। वी आर फार अवे फ्रॉम दिस स्टेज। फर्स्ट स्टेज से हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, सेकेंड स्टेज के नियर अबाउट थर्ड स्टेज के कगार पे खड़े हैं और सेकेंड स्टेज के लास्ट में है। सेकेंड स्टेज वो है जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन में क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपलिफ्ट होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है, क्योंकि डेथ रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जिसमें आपको ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो देखने को मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, ना बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है ना डेथ रेट है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाती है। पॉपुलेशन स्टेबल है या बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन का जो कर्व है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलता हुआ नजर आएगा, ना बर्थ है ना डेथ है, ना बर्थ हो रही है ना डेथ हो रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में पता है, इनकम में बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के अंदर। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसको डेमोग्राफिक साइकिल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज डेमोग्राफिक साइकिल, यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसको डेमोग्राफिक साइकिल भी कहा जाता है। तो ये 3 स्टेजेस है इस डेमोग्राफिक साइकिल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर। जो रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट है वो क्या हो गया है, वो लिटरेट हो गया है, वो अर्बनाइज हो चुका है, वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। इसी चेंज को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला जाता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट जो ट्राइबल एरियाज हैं वो आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के अंदर पेरू एंटर हो चुका है और सेकंड स्टेज के बिल्कुल अंत के ऊपर कीनिया और
श्रीलंका खड़े हैं, और थर्ड स्टेज के अंदर कनाडा, जापान और यूएसए हैं। यहाँ पे फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत होता है। यहाँ पे फ्लैक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जो कर्व है वो बिल्कुल सीधी तरह से ग्रो करता है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है, उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कि हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग हो सकती है, स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ बर्थ, चाइल्ड के बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं या स्पेसिंग कर सकते हैं, उसके एक गैप दे सकते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप किया जा सकता है, या बहुत लिमिटेड चाइल्ड्स ग्रो किए जा सकते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए हमें वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है, और प्रोपोगेंडा यानी कि अवेयरनेस फैलानी होती है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर सकते हैं। टैक्स डिसेंटिव, इट मीन्स कोई बड़ी फैमिली है तो उसको टैक्स ज़्यादा लगेंगे, स्मॉल फैमिली है तो उसे टैक्स कम लगेगा। इनकम में राइज की जा सकती है, जब इनकम राइज होती है तो पॉपुलेशन अपने आप रिड्यूस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन को कम करने का। फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सकता है, बताया जा सकता है, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है मेजर्स हैं। देन इज थॉमस मुल्थस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो 1798 में दी गई थी थॉमस मेलथस के द्वारा। अब थॉमस मेलथस क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव चेक आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। थॉमस मेलथस कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स, व्हाट आर प्रिवेंटिव चेक्स? व्हाट वी हैव डिस्कस अर्लियर, ये है प्रिवेंटिव चेक्स। अगर हम प्रिवेंटिव चेक्स नहीं लगाएंगे तो फिजिकल चेक्स लगाएगा नेचर। व्हाट आर फिजिकल चेक्स? These are physical checks. There will be war, there will be disease, there will be famine, there will be drought, there will be epidemic or pandemic, whatever. तो ये कंडीशंस क्या करेगा? कौन करेगा? नेचर करेगा। तो नेचर करेगा तो वो अपना काम पूरी तरह से कर देगा। वो नहीं देखेगा कि कौन आ रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। नेचर अपना काम करेगा। तो इससे बेहतर है कि वी हैव टू पुट द प्रिवेंटिव चेक। ये कब होगा? व्हेन पॉपुलेशन इज मोर देन फूड सप्लाई। जब पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ये कंडीशंस होगी। ये किसने कहा? थॉमस मेलथस ने कहा। और ये कहता है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट इज लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बट फॉर नॉलेज यू हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सबसे बड़ी कंट्री, अगर एशिया में बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप के अंदर भी रशिया है, क्योंकि रशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर पड़ती है। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। ये अल्जीरिया है जो सबसे बड़ी कंट्री है, हमेशा याद रखना, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। जो ब्राज़ील है वो बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द ब्राज़ील। और ओशेनिया, जो हमने वर्ड यूज़ किया था ओशेनिया, ओशेनिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड, तो इसके अंदर कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है? सबसे बड़ी कंट्री है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। And thank you, have a nice day. We have completed this chapter.